चलिए ठीक है, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हुए, एक मिनट समय दीजिए। चलिए ठीक है, जैसा हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्राइस लगभग लगभग कुछ उसी तरह से आगे चल रहा है। आज हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स की और शाम को हम लोग कुछ ट्रेड लेकर भी गए हैं। आप मॉर्निंग आप लोगों ने एक कॉल शॉर्ट किया था और एक समय के बाद नीचे से उसको स्ट्रेंगल में कन्वर्ट किया। मुझे लगता है ये कॉल रहा होगा 41,900 का, प्रीमियम सेल रहा होगा 55 के आसपास। ठीक है, आपको बताया गया था 350, 41,350 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करना है। नीचे से आप लोगों ने 40,900 को शॉर्ट किया एवरेज में, और इसका प्रीमियम उस समय पर रहा 75, और मैक्सिमम ट्रेडर्स ने इसको 70 के आसपास एग्जीक्यूट किया। 70 से 72, कुछ लोगों का, बहुत कम लोगों का प्राइस 75 था, 70 के आसपास एग्जीक्यूट किए गए। अब यहाँ पे तकलीफ़ ये हुई कि प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ निकला तो ये 100 तक पहुँच गया, और ये भी एंड टू एंड 33 और 32 के आसपास लो बनाया। तो 10-12 पॉइंट कुछ लोग माइनस में रहे, और कई ट्रेडर्स, जब हम लोग इस पोजीशन के प्रॉफिट्स बुक करके गए, इस पोजीशन के प्रॉफिट बुक करके हम लोगों ने आखिरी में इस ट्रायंगल में शिफ्टिंग किया है, 41,200 का पुट सेल कर कर गए हैं। उसका प्रीमियम भी कुछ आप लोगों ने शॉर्ट किया, मुझे वो क्लियर नहीं है। काफ़ी समय के बाद आज मैं ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा, एक साथ दो इंडेक्स जब पैसा दे रहे हों तो कई सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। आज निफ्टी में भी अच्छा पैसा बन रहा था बायर्स के लिए, बैंक निफ्टी में। अब मैंने आपको दोनों ही चार्ट शेयर किए थे एक समय पर, जब ब्रेकआउट नहीं हुए थे। उससे पहले बैंक निफ्टी में मैंने आपको डब्लू पैटर्न के लिए कहा था कि डब्लू पैटर्न इस तरह से बन रहा है। देखिए, फॉर्मेशन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के फॉर्मेशन होंगे और इस तरह से पैसा बनेगा। आप लोग फिर जब क्वेश्चन करते हैं रिवर्स में कि आपने तो चलिए कह दिया, जैसे मैंने कभी कहा आपसे कि ये डब्लू पैटर्न होता है, और पूरा इसका साइकोलॉजी भी आपसे बताता हूँ कि कैसे काम करता है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करें, पकड़े कैसे, कैच कैसे किया जाएगा। तो जिस तरह मैंने आज आपको कराया बिल्कुल आसान था। देखिए, जब भी कोई फॉर्मेशन होता है ना, वो आंखों के सामने से ही निकल के जाएगा। बस दिक्कत क्या है कि आपकी निगाह जो है, जो आपकी आंखें हैं, वो प्राइस पर उतना कंफर्ट नहीं फील करती हैं। मैं इस फॉर्मेशन को आज तक कुछ नहीं तो 500 प्लस टाइम्स तो ट्रेड कर चुका हूँ। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम्स पर जाने मैंने कितने मल्टी बैगर स्टॉक्स पोजिशनल लिए और 2-3 साल में उनको 7 गुना 8 गुना तक किया है। तो मैं तो दोनों तरह से वहाँ कंफर्ट फील करता हूँ। आप भी कैसे कर पाएंगे? जैसे आज आपको बताया गया, तो आपने एक बार देख लिया, एक बार आपकी आंखों के सामने से गया ना, अब आपको दोबारा से ध्यान रहेगा कि हाँ, इस तरह का प्राइस जब भी दिखता है और किस तरह का वो फॉर्मेशन होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन में। तो जब भी इस तरह का भाव दिखेगा, अब अगली बार आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे जब भी प्राइस आपके सामने आएगा और एक बार टच करेगा। हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम भी उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट ना कर पाए, लेकिन एक दो बार और आएगा सामने, फिर एक दो बार आएगा, फिर आप एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, डब्लू पैटर्न जब भी अब सामने से निकलेगा ना, फिर उस पर आप ज़रूर पैसा बनाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि लाइव मार्केट में बैठिए, सिर्फ उसके साथ प्राइजेक्शन पे काम कीजिए। 30-35-40 पॉइंट मिल जाता है, जाने की संभावना बहुत कम होती है। और जब भी रिवर्सल होता है ना किसी ट्रेंड का, वहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉसेस देते हैं। हम लोग वहाँ पे अपने लॉसेस को कवर अप करते हैं, लॉसेस देते नहीं है, कवर अप करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप माइंडसेट से काम करते हैं, अब देखिए हम लोग इतने बेहतरीन प्राइस पे इस समय खड़े हुए हैं। जिस तरह का प्राइस आज
मुझे लगता है आपको सुबह बता दिया गया होगा बेहतर समय पर, जब वो प्राइस में ब्रेकआउट, मुझे लगता है 80 पॉइंट्स के आसपास या 70 पॉइंट्स के आसपास कहीं निफ्टी ट्रेड कर रहा था अपसाइड, तभी आपको बताया गया था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन कितने दिनों से चला आ रहा है। मैंने कभी एक समय भी मैसेज नहीं किया कि आज ये अपसाइड मूवमेंट करेगा। मूवमेंट को मैंने बैंक निफ्टी में कैच किया, मैं अमूमन निफ्टी को तो ट्रेड ही नहीं करता हूँ। जब बैंक निफ्टी में कुछ नहीं मिल रहा होता है तब मैं कोई स्टॉक्स ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर बजाज फिनसर्व में अच्छा खासा मैंने मुनाफा किया है कई बार, तो वहाँ पर कोई मोमेंटम होता है तो वहाँ पर, और निफ्टी में किसी दूसरे इंडेक्स में देखता हूँ। तो इंडेक्स में आज मुझे निफ्टी में मोमेंटम मिला तो मैंने आपको बताया कि हाँ यहाँ पर बनेगा। इंडेक्स जब निफ्टी स्ट्रांग था तो बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एक समय पर आकर जो वो कंसोलिडेशन ओवर हुआ 2-2.5 घंटे का, वहाँ पर फिर मैंने आपको अपडेट किया बैंक निफ्टी के चार्ट के थोड़े समय के बाद कि अब बैंक निफ्टी भी अपसाइड मोमेंटम के लिए डब्ल्यू पैटर्न पे जाने वाला है। और जैसे ही फॉर्मेशन होता है, मैं बहुत सारे बायर्स ने आज पैसा कमाया है अच्छा खासा। कई बायर्स कितने समय से एक मोमेंटम ढूंढ रहे थे कि 250, 300, 350 पॉइंट मिले, 100-180 पॉइंट्स तक मैक्सिमम मूवमेंट नहीं मिल पा रहा था, 100-200 पॉइंट्स भी नहीं मिलते थे। आज वो मूवमेंट अच्छा मिला है, दोनों तरफ से मिला है। चलिए देखते हैं अब किन किन सेटअप्स पे बात की जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंट्राडे प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए पोजिशनल हम लोग कहाँ तक ट्रेड करने वाले हैं। देखिए ये वो समय भी है कि आप फ्यूचर्स को बाई करके पोजिशनल ले जा सकते हैं। इस बात को समझिए, फ्यूचर्स का एक हेज होता है। होता क्या है कि जैसे आप फ्यूचर को बाई कर रहे हैं, फ्यूचर को बाई करके अब यहाँ से आपको टारगेट सोचना है। ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई फुट बाई किया, 1 फुट बैंक निफ्टी का बाई किया, अब यहाँ से आपको टारगेट सोचना है। आप क्या ले सकते हैं? आपको लगता है कि मेरा टारगेट ये है 42,700, ठीक है, 42,700 आपका टारगेट है। तो आप क्या कीजिए ना, 42,700 के आसपास के नेक्स्ट वीक के, ये टारगेट आपका इंस्टेंट आएगा जब भी आएगा, नेक्स्ट वीक के कॉल ऑप्शंस सेल कीजिए और फ्यूचर को बाई कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, 42,700 का जो प्रीमियम होगा, देखिए फ्यूचर का प्रीमियम बहुत लेस होता है। अगर ये अभी मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर, देखिए $41,750 और ये 648। तो देखिए 50 पॉइंट्स के आसपास लगभग प्रीमियम आप अगर माने तो 50 पॉइंट यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम है। और ये प्रीमियम डिके कब होगा, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर का प्राइस इक्वल होता है मंथली एक्सपायरी पर। तो ये 50 पॉइंट का प्रीमियम फैब की मंथली एक्सपायरी पर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर के प्राइस इक्वल होंगे। तो 50 पॉइंट जाने में कितना समय चाहिए, पूरा अभी काफ़ी ट्रेडिंग सेशन है। उसके एवज में अगर आप 41,800 का पुट सेल करें, जो भी प्राइस हो अभी, ठीक है, 41,700 आपका टारगेट है, तो प्राइस यहाँ तक जाएगा। फ्यूचर का तो प्राइस भाव होगा 41,800, ये आपको 800-900 पॉइंट जो भी मिलना है वो मिल रहा है। लेकिन तब तक अगर यहीं तक पहुंचा और नियर बाई एक्सपायरी पहुंचा तो इसका जो प्रीमियम है वो जीरो भी हो जाना है। अगर यहाँ से आपके ऐसा लगने की संभावना आई, मान लीजिए यहीं तक गया, कंसोलिडेशन करने लगा, तो जितना ये चलेगा ये तो जीरो होगा ही, ठीक है। आगे समझाऊंगा किसी दिन कि फ्यूचर का हेज होता कैसे। हालांकि ये समय है, लेकिन प्राइजेक्शन पे बात करना ज़रूरी है। इस ट्रायंगल पे ही आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा प्राइजेक्शन जब आपके, देखिए जो चीज़ चल रही है उस पर बात की जा सकती है। अगर अभी के लाइव मार्केट के भाव को आप समझेंगे नहीं तो सबसे ज़रूरी है, महत्वपूर्ण आपके लिए भाव ही है। इस ट्रायंगल तो मैं किसी भी ऑफलाइन सेशन, मतलब जब मार्केट नहीं होगा या मार्केट में जिस दिन कुछ नहीं हुआ होगा बताने लायक, तो मैं आपसे दूसरे टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ। अगर बाज़ार में कुछ समझने लायक है और वो भाव का है तो वहाँ पे बात करना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए पहले निफ्टी की बात करते हैं। ये इस तरह से प्राइस है, कल भी मैंने इन चीज़ों को आपके क्लास में डिस्कस किया होगा। जो आज निफ्टी ने किया ना, ऐसा ही सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में बना हुआ है। इसीलिए पहले मैं निफ्टी को आपको शो कर देता हूँ, फिर आप बैंक निफ्टी को। अच्छा, आप लोग चार्ट कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊँ। चार्ट देखने का भी एक तरीका होता है सर, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। जैसे इस चार्ट में हम लोगों को फिगर आउट क्या करना है, चार्ट है क्या, भाव को रीड करने का ही एक तरीका है। भाव को कैसे देखा जाए, ये कैंडल्स में भाव लिखा हुआ है, इस भाव को पढ़ने का एक तरीका ही तो है। कैंडल्स में प्राइस है और उस प्राइस को हम लोग समझेंगे। तो जब भी आप एक बात बताइए, अब का खा गा सीखते हैं
तो अगर आपको कलम पढ़ना है तो का को अलग लिखेंगे, ला को अलग लिखेंगे और मा को अलग लिखेंगे क्या? नहीं ना। कल का ला म एक साथ लिखा जाएगा और फिर उसको एक साथ ला में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसी तरह प्राइस को भी फॉर्मेशन होने का समय मिलता है। देखिए हम लोग क्या देखते हैं, कोई एक सेटअप बना हो, फॉर्मेशन बना हो, तो कोई भी फॉर्मेशन एक कैंडल से नहीं हो सकता, बल्क ऑफ कैंडल्स चाहिए। देखिए इतने सारे कैंडल्स लगेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हम लोगों को चार्ट छोटा करना पड़ जाए, कोई भी एक फॉर्मेशन देखने के लिए, कोई एक ये देखने के लिए कि प्राइस ने अभी तक किया क्या है। तो बहुत सारे समय का एक घंटे का एक कैंडल है और मैं यहां से देखूं तो आप गिनेंगे यहां से यहां तक कितने कैंडल्स हैं। तो ये देखिए लगभग 102 घंटे के पिछले के भाव को देखकर हम लोग किसी निर्णय पे पहुंच रहे हैं, अगर मात्र इतने की बात की जाए तो। और अगर इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो हम लोगों को और देखना होगा, इसके पीछे भी देखना होगा। तो हम लोग किसी प्राइस पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं और प्राइस पैटर्न बनता है बल्क ऑफ कैंडल से। बल्क ऑफ कैंडल मतलब कई समय के साथ जो भी भाव ने ट्रेड किया, एक समय पर नहीं, कई समय पर। कल पिछले घंटे क्या किया था, कल के पिछले घंटे क्या किया था, उसके पहले के सेशन में 6 घंटे प्राइस कैसा रहा, उन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग एक निर्णय पे पहुंचते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, कोई एक प्राइस पैटर्न। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं इस चार्ट को इस तरह रखता हूँ। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कोई पैटर्न दिखता है क्या? आपने इतने बड़े कैंडल साइज कर लिए हैं कि आप कोई पैटर्न देख ही नहीं पाएंगे। कैंडल्स के इतने बड़े साइज कर लिए हैं, आपने प्राइस को यहाँ से बड़ा कर दिया है। अब आप इतने बड़े प्राइस को देख रहे हैं तो कैंडल्स का क्या पैटर्न दिखेगा? हर एक कैंडल इतना बड़ा दिखेगा तो बल्क ऑफ कैंडल्स से कोई प्राइस पैटर्न बनेगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहला काम पता है क्या करना होता है? प्राइस को यहाँ बगल से पकड़िए और इस तरह से छोटा कीजिए, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी कॉमन बातें हैं, बता कोई भी आपको बताएगा वही बता सकता है जो रोज मार्केट में बैठ रहा हो, सारी चीज़ों को देख रहा हो और ये समझ पा रहा हो कि आपको दिक्कत कहाँ पर आने वाली, ठीक है। तो जब भी प्राइस को देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग कोई प्राइस पैटर्न पे काम करेंगे, कई सारी कैंडल्स को एक साथ देखेंगे, फिर किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। पिछले एक घंटे के भाव को देखकर अगर हम किसी निर्णय पे पहुंच रहे हैं तो और उसके पिछले घंटे के भाव को हमने नहीं देखा तो हम हमारे गलत होने की संभावना है। वहीं पर अगले हमने पिछले 7 से 8 घंटे के भाव को देख लिया है, छोटे टाइम फ्रेम पे 5-5 मिनट की कैंडल्स लगाई तो एक घंटे में 12 कैंडल्स बनती हैं। मैंने देख ली हैं लगभग 200 कैंडल्स के आसपास और फिर मैं कोई निर्णय पे पहुंच पा रहा हूं। देखिए जरूरी नहीं आप 200 कैंडल्स को देखकर आपके माइंड में कोई पिक्चर क्लियर ही हो तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं सिर्फ बैठूंगा। अगर मैं 200, 250, 300 कैंडल्स को देखकर कुछ निर्णय ले पा रहा हूं तो ही कुछ करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। तो देखिए पहला काम क्या किया जाता है, प्राइस को छोटा कर लीजिए। किस तरह से छोटा? इस तरह से छोटा नहीं, फिर तो आपको कैंडल्स ही नहीं दिखेंगी। आपको छोटा कैसे करना है, यहां से जहां पे ये नंबर्स लिखे हैं ना, यहां से देखिए धन में जिन लोगों का डीमेट नहीं ओपन है सभी लोग अपना डीमेट ओपन रखिए, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल के बाद मैं कई सारी ओपन इंटरेस्ट किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को लिंक दिया गया होगा, सभी लोग अपने डीमेट्स ओपन रखिए, वहीं पे ट्रेड कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें, आप कम्युनिटी ट्रेडर हैं तो जितना भी आपका जो भी आप ट्रेड्स कर रहे हैं वो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ क्या आप कर रहे हैं आगे चल के। देखिए तो प्राइस को इस तरह से बड़ा नहीं होने देना है, प्राइस को थोड़ा छोटा रख, इतना छोटा भी नहीं कर लीजिए कि ऐसे कर लीजिए अब आपको यही नहीं पता लगे कि बड़ा कैंडल्स भी छोटा दिख रहा है, नहीं, एक एवरेज प्राइस होना चाहिए कि इतना है, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट भी आया है, कहीं ना कहीं बिकवाली भी आई, कहीं ना कहीं एक गिरावट आई थी उसके बाद प्राइस ने रोक दिया था, सारी चीज़ें अब कम से कम मैं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर अब मैं किसी प्राइस पैटर्न पे पहुंच पा रहा हूँ। देखिए क्या, एक मुझे कंसोलिडेशन, देखिए एक पहली गिरावट यहाँ से दिखती है, यहाँ पे प्राइस रुका और गिरा, गिरने के बाद एक लो बनाता है और देखिए इस हाई से जब गिरा ना फिर इसने एक लो बनाया, ठीक है, इसने एक लो बनाया। मैं सारी चीज़ें रिवाइंड कीजिए जो जो कह रहा हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट को कल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, आज हम लोग निफ्टी के चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि जिन चीज़ों को कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया और बैंक निफ्टी जो ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है अगर होता है तो देखिए, मैं पहले से गिरावट हुई थी तो भी कह रहा था कि ऊपर की तरफ मेरा ज़्यादा मन लग रहा है, अभी भी आपसे वही कह रहा हूँ, उससे पहले सेशन में भी वही कह रहा था। कारण क्या है, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, भाव का ठहराव। और इस कंसोलिडेशन में दूसरी चीज़ क्या है कि भाव का जो ठहराव है, जो प्राइस रुका हुआ है वो रुका किस जगह पर है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आपको चार्ट शेयर किया गया था,
आप लोगों ने देखा होगा। तो उस पूरी पिक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बना क्या है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक लो लगाया और सेलर ने यहाँ से सेल किया। अब सेलिंग के कॉन्सेप्ट को कल मैंने क्लियर किया था कि किस तरह सेलिंग होती है। यहाँ से सेल किया, प्राइस दोबारा गया, उसने दोबारा सेल किया। अब ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। किस चीज़ का प्रतिरोध? भाव के ऊपर जाने का प्रतिरोध। यहाँ पर सेलर है, ये दोबारा भाव यहाँ ले जाइएगा तो वो बेचता है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस वहाँ तक फिर पहुँचा, देखिए कोशिश करके फिर वहाँ पहुँचा। और प्राइस ने सबसे अच्छा काम क्या किया है बताइए, प्राइस ने ब्रेकआउट की कोशिश नहीं की। देखिए यहाँ पर जब ये भाव यहाँ पे पहुँचा है ना, तो देखिए सीधा इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, सीधा इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसने आपको बेच दिया सर। पहले कम से कम अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपने कभी टुकड़ियों को खड़े हुए देखा है? कई सारी मूवीज आप लोग देखते होंगे, तो किस तरह से वो टुकड़ियां खड़ी रखते हैं। आगे पैदल सेना है, पीछे घोड़े पे सवार सेना है, उसके पीछे हाथी खड़े हुए हैं। तो क्या है, एक के पीछे एक, अगर एक से निकले तो दूसरा तैयार बैठा है युद्ध के लिए। इसी तरह अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, सेलर है, प्रतिरोध है, वो भाव को ऊपर नहीं जाने देगा, तो कम से कम एक काम तो कीजिए कि नीचे के लेवल पे कहीं खरीदारी कर लीजिए यहाँ पर। तो अब अगर वो यहाँ से बेचना उसका धर्म है, वो बेचेगा, और वो बेचे और आपने पहले ही यहाँ पे खरीदारी करके रख ली है, मतलब यहीं पे कहीं सपोर्ट बना दीजिए। यही तो मतलब हुआ, यहाँ खरीदारी कर ली आपने अच्छी खासी, तो भाव यहाँ से गिरेगा तो यहीं तक पहुँचेगा, और आप सीधा यहाँ से यहाँ जाइए और ये सेल करेगा तो क्या होगा, तो जहाँ से आप खरीदारी करके पहुँचे ना, दोबारा वहीं पहुँचेंगे। यही तो यहाँ पर हुआ था। आपने बाइंग की है यहाँ कहीं, यहाँ भी आपका कोई कंसोलिडेशन नहीं है, 2-3 घंटे यहाँ पे रुके, डायरेक्ट आप ब्रेकआउट के लिए चले गए। तो उसने क्या किया, आपने एक जगह भी अच्छी खरीदारी नहीं की तो उसने डायरेक्ट आपके लो टच करा दिया। देखिए क्लोज नहीं कर पाया, आपको अपने प्राइस पे दोबारा खरीदारी करनी पड़ी। वहीं अगर आप अच्छे बायर होते तो आप क्या करते, इसको ब्रेक करने से पहले आपको पता है ना वो सेलर है, वो बेचेगा जरूर, तो यहीं पे खड़े होकर आप पहले खरीदारी करते। यही काम यहाँ पर इन बायर्स के दोबारा में किया गया। देखिए इन्होंने सबसे पहले अच्छी बात क्या की है, ये जो हाई लगा जहां से सेलर ने लास्ट सेलिंग की, ठीक है, ये स्विंग हाई है, लास्ट स्विंग हाई, तो एक लो लगा है, ये लो है 17,400, ठीक है। दोबारा वहीं से सेलर ने दोबारा सेलिंग किया। पहले बार बायर ने क्या किया, आपको इस बात पे मजबूर किया कि आपने पिछली बार जिस प्राइस पे सेल किया वहीं पे सेल कीजिए, ठीक है। तो इक्वल हाई लगाने में कम से कम बायर पहुंच पाया कि कम से कम पिछली बार जो हाई लगा वहां तक पहुंच पाए, तो उसने आपके पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहली बार में कटवा दिए और भाव बहुत तेजी से नीचे आया। अगर ये बायर स्ट्रांग नहीं होता तो पता है क्या होता, ये कैंडल जो गिर के यहां तक आई थी 17,361, 17,400 के नीचे तक आई थी, क्लोज करने कहां पर गई, 17,625। मतलब बायर ने पिछली खरीदारी पर फिर से खरीदारी की थी। यही तो बात हुई, उसने प्राइस को नीचे क्लोज नहीं होने दिया। प्राइस कहां पर क्लोज कर रहा है, प्राइस दोबारा से जाके 17,600 पे क्लोज कर रहा है। आया था 17,400 तक, उसके नीचे भी आया, बंद नहीं हुआ, क्लोज कहां पर किया जाके 17,620 के आसपास। इसका मतलब क्या है, बायर ने अपनी खरीदारी के लोएस्ट प्राइस को सेव कर लिया है। और पहली बात क्या थी कि सेलर से क्वांटिटी कटवाई है और नीचे के लेवल पे प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया। सेलर ने बेचा जरूर बहुत एग्रेसिवली, लेकिन बायर ने अपने प्राइस को सेव किया है। अब देखने वाली बात क्या थी, यही कंसोलिडेशन इसके बाद यहाँ पर ये शुरुआत हुई थी, यहीं पे होता रहता और लो ब्रेक कर देता। इसका मतलब क्या है, सेलर बहुत एग्रेसिव है, वो बायर को कोई मौका नहीं दे रहा, और लो ब्रेक होते तो हम लोग यहाँ पे फिर सेल करते। लेकिन हुआ क्या, बायर ने पहली एक बार तो क्वांटिटी कटवाई है, दूसरी बार उसने क्या किया, प्राइस से अपने लो सेव किए, और तीसरी कंडीशन, थोड़ी देर यहाँ रुका, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ रुकने की कोशिश की, एक बार सेलर ने सेल किया, दोबारा से पहुंचा, फिर वहीं पे खड़ा है। अब ये वही काम कर रहा है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या, ये तो सेल कर रहा है, इसका धर्म है सेल करना, वो रेजिस्टेंस के पास, लेकिन अब प्राइस जाके नियर बाई रेजिस्टेंस देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है। प्राइस कहां पर खड़ा होकर कंसोलिडेशन कर रहा है, नियर बाई रेजिस्टेंस। मतलब आप इस तरह से सोचिए कि एक राजा का एक महल है जिसका दरवाज़ा गेट ये है, और एक राजा का महल ये है जिसका दरवाज़ा ये है, और दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पे युद्ध चल रहा था। अब अगर पहली टुकड़ी यहाँ पर युद्ध लड़ने पहुँच गई है, मतलब इसका किला खतरे में है, और इसकी टुकड़ी अगर यहाँ पे युद्ध लड़ने पहुँच गई, मतलब इसका किला खतरे में है, तो कंसोलिडेशन कहाँ पर हो रहा है, नियर बाई सपोर्ट या नियर बाई रेजिस्टेंस, नियर बाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है,
कि सेलर बेच तो रहा है, खरीद कौन रहा है? बायर खरीद रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या, कल का कॉन्सेप्ट ध्यान कीजिए, इक्वल बाइंग और इक्वल सेलिंग से क्या होता है, प्राइस कहीं नहीं जाता है। और यहां पर सेलर बेच रहा है, सेलिंग तो एग्रेसिव है, उसके एवज में जब बाइंग एग्रेसिव की गई होगी तो ही प्राइस वहां पर ठहर पाने में सक्षम हुआ, नहीं तो रुक भी नहीं पाता। कंसोलिडेशन होता ही तब है कि जब एक बहुत एग्रेसिव हो और दूसरा इतना तो करने की कोशिश कर पाए कम से कम कि प्राइस को वहां पर रोक पाए, जितना वो बेचे वो खरीद ले। इस तरह की कंडीशन में बायर ने जो डोमिनेट किया है ना, ये द्रविड़ वाली पारी है सर, कि सामने से जितना भी फास्ट अटैक आ रहा है, 150 स्पीड है, 140 है, जो भी है, आके सिर्फ डिफेंस करना है। कम से कम सामने बॉलर को तो आप थकने पे मजबूर कर दीजिए। यहां पे आके देखिए सेलर टायर्ड हो गया, उसने अपनी आखिरी कोशिश आखिरी बार की कब? अभी प्रीवियस सेशन में, कल के सेशन में क्या किया, उसने दोबारा से बाजार को बहुत तेजी से, जितना उसके पास क्वांटिटी रह गया होगा निकालने के लिए, जितना भी माल बचा होगा, उसने एक बार सब काटने की कोशिश की होगी कल के सेशन में। और देखिए उसने पहली कैंडल बहुत तेजी से नीचे एग्रेसिव सेल किया। लेकिन अब यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा टेक्निकल्स का, पहले जिन चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, रफली कर रहा हूं, तो वहां तक आप पहले सुन लीजिए। पहले सेल करने की कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाया, दोबारा से जाके प्राइस क्या कर रहा है, डे हाई के पास पहला डोजी बना था। देखिए प्रीवियस डे हाई के पास पहला डोजी बना था, जब इसके हाई ब्रेक होने लगे कंफर्मेशन हो गया कि ये ब्रेकआउट आज होने की संभावना जितनी है उतनी कभी नहीं। गैप अप, डोजी और उसके हाई ब्रेक होने लगे, यहीं पे क्लियर हो गया था कुछ ना कुछ मिलने वाला है। अब देखिए अगर एक्यूरेट फिगर की बात की जाए तो ये ब्रेकआउट लेवल है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है यहां तक प्राइस पहुंचा है, अभी भी इसको ब्रेकआउट मत मानिए। एक ग्रीन कैंडल यहां पे और इस तरह से देखिए इंट्राडे मूवमेंट तो मिल जाता है, इस तरह से क्लोज होने दीजिए, फिर इस तरह का डोजी यहां पर भी बनने दीजिए, फिर इसके हाई ब्रेक होने दीजिए, फिर आपको मोमेंटम जो मिलेगा वो देखने लायक होगा, ठीक है। और अगर इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो मैं एक चीज और कह सकता हूं, देखिए यही एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। अब देखिए यहां पे भी डब्ल्यू फॉर्मेशन था, डब्ल्यू फॉर्मेशन किस तरह से, लो लगा है, हाई लगा है, प्राइस नीचे आया लेकिन प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करने से बच गया। डब्ल्यू पैटर्न की खासियत क्या है, डब्ल्यू इस तरह से बना होगा कि प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा, मतलब बायर अपनी पिछली खरीदारी को सेव कर लेता है, बायर अपनी पिछली खरीदारी के भाव को बचा ले जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, प्राइस वहां तक आना तो चाहिए, वहां क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशन के बाद क्या होता है, प्राइस दोबारा जा रहा है, तो यहां पे जाके कंसोलिडेशन, अब ये ब्रेकआउट, इस तरह से मैंने आपको एक चार्ट भी शेयर किया था जहां पर इस तरह से ये बनाया गया था। देखिए ट्रेंड लाइन है, देखिए किसी भी तरह आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, पिक्चर आपको वही मिलने वाली है। अब प्राइस को थोड़ा छोटा कीजिए तो अब बेहतर, मैंने क्या कहा, जब भी आप पैटर्न, अब हम लोग पैटर्न देख रहे हैं ना, प्राइस पैटर्न की ट्रेंड लाइन के पास हुआ क्या है, तो अब आप बेहतर देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, एक बार गया नीचे आया, दोबारा से गया, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन, दोबारा गया कंसोलिडेशन, एक बार आखिरी कोशिश करता है मार्केट, हमेशा ही करेगा जब भी नियर बाई ट्रेंड लाइन, नियर बाई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, एक बार वहां पे जहां पे कंसोलिडेशन चल रहा होगा वहां से एक बार कोशिश जरूर की जाएगी सेलिंग की। अभी हम लोग रेजिस्टेंस के पास हैं तो सेलिंग की कोशिश की जा रही है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा होता, चलता रहता, तो एक बार बायर कोशिश करता है एग्रेसिवली, वो हर हाल में बचना चाहता है, लेकिन दोबारा से जैसे ही लौट के आता है तो समझ लीजिए अब क्या, वही यहां पर हुआ कंसोलिडेशन, एक बार नीचे से डिप, अब ये देखिए ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट काफी अच्छे हैं और प्राइस को बहुत ऊपर ले जाने की संभावना है। अब इतना डराया जाता है ना सर, कई ट्रेडर्स आज मैसेज कर रहे थे कि कल सीपीआई डेटा आ रहा है, इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, क्या किया जाए, काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल, बहुत बड़ा गैप डाउन होने की संभावना है, क्या होगा। मैंने कहा देखिए प्राइस पहले इंडिकेट करेगा, न्यूज़ बाद में जो कुछ बताएगा बताएगा। प्राइस ने हम लोगों को बताया कि अपसाइड मोमेंटम की संभावना लगती है, ठीक है, तो प्राइस ने जो बताया हम लोग उस तरह से चलेंगे, बाकी कंडीशंस मेरे लिए मैटर नहीं करती। देखिए बड़े न्यूज़ आए तो अलग बात है, ये इन्फ्लेशन डेटा और फेड मीटिंग्स अब आम बात है, अब प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आप देखेंगे बहुत बड़े बिग गैप अप और बिग गैप डाउन की बहुत बड़ी कोई संभावना नहीं होगी। अगर बड़ा गैप अप हो गया ना तो फिर प्राइस बहुत बड़ा मोमेंटम भी नहीं दे पाएगा। मैं चाहता हूं कि कल का मार्केट एट अ कॉस्ट ओपन हो,
कि जहां पर बंद हुआ है वहीं पर खुले, और उसके बाद फिर कोई मोमेंटम आएगा, वो एक अच्छा इंट्राडे बायर और सेलर के लिए एक मूवमेंट होगा, बायस्ड मोमेंटम होगा, हम लोग उसके साथ कुछ कमा कर जाएंगे। अब पहले ही मार्केट अप साइड या डाउन साइड खुल जाता है तो पैसा कहाँ बनेगा। चलिए देखते हैं। अब समझिए, मैंने कहा कि मैं कुछ टेक्निकल्स को डिस्कस करूंगा। टेक्निकल्स को क्या डिस्कस करना है, देखिए यहां पर क्या हुआ है ना, इस पूरे प्राइस एक्शन को कल को देखिए, बैंक निफ्टी में भी आपको शो करता हूं। इस पूरे प्राइस एक्शन को यहां पर देखिए, आज के प्राइस एक्शन को छोड़ दीजिएगा, इस पूरे प्राइस एक्शन को देखिए। ये हुआ क्या है, कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी एक बड़े रेड कैंडल के बाद, क्या कह रहा हूं, बड़े से मेरा मतलब ये है कि पहले से शॉर्ट सेल नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, पहले से मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, पहले से गिरावट बहुत तेजी से नहीं होनी चाहिए। ये अपसाइड मोमेंटम के लिए भी है, ध्यान रखिएगा कि पहले से मार्केट अपसाइड ट्रेंड भी नहीं होना चाहिए, पहले से नीचे भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जगह पे आके रुका है, ठहरा है, और उसके बाद कोई इस तरह के फॉर्मेशन हो रहे हैं। फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन ये है, मान लेता हूं कि ये 42,000 का भाव है और पहले कैंडल में गिरावट होती है 300 पॉइंट की, और प्राइस इस तरह से 42,000 से गिर के, या 400 पॉइंट मान लेता हूँ चलिए, 400 पॉइंट्स का एक गिरावट होता है पहले ही घंटे में। शुरुआत हुई है और एक घंटे में बाजार गिर गया है 400 पॉइंट, 42,000 से गिरा है और 41,800 तक आ गया है मान लेता हूँ। तो एक कैंडल जो दिखेगा वो कुछ इसी तरह दिखेगा आपको, लगभग कि कोई एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको हमेशा क्या दोहराता हूं कि कभी भी अगर गिरावट होने को होगी तो वो सेलर हमेशा पैनिक क्रिएट करेगा और एग्रेसिव होगा, बहुत तेजी से सेल करता है। क्वांटिटी काटने में क्या लगता है, पैसा निकालना है, तो बहुत एग्रेसिवली सेल होता है, प्राइस में पैनिक बहुत तेजी से आता है। उस कंडीशन में अब होना क्या चाहिए, अगर एक कैंडल बना है तो प्राइस बहुत तेजी से गिरना चाहिए, रोकेगा तो थोड़ा बहुत बायर रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन सेलर रुकेगा नहीं, वो बहुत तेजी से फिर से नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो गिरावट तेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक डोजी बन जाए, फिर उसके लो ब्रेक हो, फिर एक बड़ा कैंडल बनेगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा 1-2 घंटे, फिर गिरेगा। तो गिरावट का कैसा पैटर्न होगा, बहुत एग्रेसिव। लेकिन वहीं पर हो क्या ना, यहाँ से गिरावट हो 400 पॉइंट्स और उसके बाद प्राइस यहीं पे 1 2 3 4 5 इस तरह से 5-6 कैंडल्स बना दे, एक बार गिरावट हो जाए और 5-6 कैंडल्स बना दे। इसका मतलब एक बार ये कोशिश कीजिएगा कि अब बाजार को और सेल ना किया जाए, कम से कम बचा तो जाए, एक बार कम से कम एक बार बचने की कोशिश की जाए। यही कारण है कि मैंने आपको मॉर्निंग 55 के प्रीमियम सेल कराए। आपने जब दोबारा से नीचे से प्रीमियम सेल किया तो आपने 75 के 70 के ऊपर के प्रीमियम सेल किए, जब पैटर्न पहले से क्लियर था 75 के सेल किए, ऊपर से नहीं किए थे पहले से एग्रेसिव प्रीमियम सेल। कारण क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कह रहा है, मैंने मोमेंटम से पहले आपको चार्ट्स भेजे थे, सारे चार्ट्स, बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, और क्यों ऐसा किया गया है बताइए। यही पैटर्न, क्या कि एक अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद सब छोटी छोटी डोजी फॉर्मेशंस होते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर सकता है। आप यहाँ पे सेलिंग अभी तो मत ढूंढिए, कम से कम तो देखिए होती है गिरावट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस गिरता भी ऐसे ही है कि एक रेड कैंडल बनाएगा और नियर बाई सपोर्ट आके कंसोलिडेशन करेगा और यहीं ब्रेक कर देगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा बचिए, कब तक, जब तक जो लो बन गए हैं वो ब्रेक ना हो जाए। ये जो लो बन गए हैं ना, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए तब तक बचिए। अगर गिरावट होनी होती तो दूसरी या तीसरी या चौथी कैंडल्स में हो जाती, और अगर नहीं हुई है तो क्या पता कि एक सेलिंग के बाद लोअर लेवल पे बाइंग की जा रही हो, तभी प्राइस को रोक दिया गया। मैंने क्या कहा, प्राइस कहीं भी ठहराव महसूस करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, किसके एवज में, एक को दूसरा काट रहा हो, या तो उस बायर को सेलर या सेलर को बायर, और सेलर ने पहली कैंडल में सेलिंग किया है, तो मतलब सेलर तो सेल और कर रहा होगा, तो रोक के रखा किसने होगा, बायर ने। तो थोड़ा रुक लिया जाता है, थोड़ा वेट किया जाता है, किस लिए, अब यहाँ पे जीत किसकी होगी वो देख लिया जाता है कि विन कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए बन गया था पैटर्न इस तरह से, ये एक जोन बन गया था, ये ब्रेक हुआ तो देखिए प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया।
तो विन यहाँ पे कौन हुआ? इस जोन में जहां पे कंसोलिडेशन चल रहा था वहां से जैसे ही हाई ब्रेक हुए प्राइस निकल गया। अब यहाँ पे बहुत चीजें देखिए, इनसाइड बहुत चीजें हैं और इन्हीं सारे पैटर्न्स पे हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं क्या कहता हूँ, रिपीटेशन ऑफ पैटर्न, कि एक बार किसी भाव का अगर कोई फॉर्मेशन हुआ है, कोई भी प्राइस एक तरह से ऊपर दौड़ा है या गिर के नीचे आया है, तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर कभी ना कभी जल्द ही दोबारा से वही पैटर्न रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो अब उन पैटर्न्स पे बात करूंगा कि जिनसे हम लोग अब आने वाले कल के सेशन में, इसके आगे के सेशन में अर्निंग करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। आज के सेशन में कुछ ट्रेडर्स ने तकलीफ महसूस की है, नो डाउट। जिन लोगों ने स्ट्रैंगल कन्वर्ट किया और जो ट्रेडर्स नए थे वो उसको शिफ्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, मैंने देखा। कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप वहाँ पे स्ट्रगल तो कर रहे हैं, ये आपकी पहली जीत है, परेशान मत होइए। देखिए 10-12 पॉइंट देने में भी आपका अगर जा रहा है ना 20 पॉइंट तक, दे दीजिए, कुछ नहीं जाता है। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो देखिए यहाँ पे समझिए किस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बॉक्स बनाइए, पहली बात। ये एक कंसोलिडेशन जोन नियर बाई रेजिस्टेंस। अब ये प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा हम लोग सिर्फ लॉन्ग देखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये 42,000 को भी निकल गया और क्लोजिंग कर गया तो फिर तो एग्रेसिव लॉन्ग देखा जाएगा, मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस की बात की जाएगी, कोई स्ट्रेंगल कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे, कुछ भी नहीं, एक स्टॉप लॉस रखा जाएगा। इसके बाद मैं सभी के मिक एक साथ ऑफ करूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब अगर ये ब्रेकआउट यहां पर होते हैं तो क्या होगा, अप साइड मूवमेंट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और एक अच्छे खासे मूवमेंट के लिए तैयार रहेंगे। इस ट्रायंगल में कोई पोजीशन कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए रहा जाएगा। बायस्ड रहेंगे, वन साइडेड से एक तरफ से सेल करेंगे और दूसरी तरफ टारगेट लेंगे, उसके एक स्टॉप लॉस लेंगे। जैसे आज आपको मॉर्निंग में मैंने 55 सेल कराया और आपको बताया 41,350 के ऊपर। विक्रम जी क्या दिक्कत आ रहा है? इसके बाद मैं क्लास से बाहर करूंगा सर, ध्यान रखिएगा। 2 बार आपको म्यूट कर चुका हूं मैं। ये कंसोलिडेशन जोन, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा था कि 41,350 के ऊपर मैंने आज आपसे कहा था कि इस ट्रायंगल में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर इसी जगह मैं ये कहता कि इस यहाँ पर स्टॉप लॉस लीजिएगा, तो आपने एक चीज़ गौर की कि जब मार्केट ने 41,350 को क्रॉस किया, 55 का प्रीमियम सेल था, देखिए गया नहीं आसानी से, प्राइस किसी को ब्रेक नहीं करता। अभी इंट्राडे के प्राइस एक्शन को मैंने डिस्कस ही नहीं किया, काफ़ी चीज़ें तो वही सीखने लायक हैं। 55 प्रीमियम आपने सेल किया, मुझे लगता है ये 50 के नीचे तो 48-47 तो ट्रेड करता रहा और 350 को ब्रेक करने में काफ़ी समय लिया इसने। वही कंसोलिडेशन ने मुझे कंफर्मेशन दिया कि ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है, वही एक की पॉइंट था बाइंग के लिए। ठीक है, अब कल से क्या होगा कि मैं स्ट्रेंगल में कन्वर्ट नहीं करूंगा। अगर अपसाइड मोमेंटम होने लगा तो, अगर फिर से कंसोलिडेशन इसी जोन में आ गया तो फिर से स्ट्रेंगल में चलेंगे। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता है हम लोग पोजीशन लेंगे और स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही कल ही ये ब्रेकआउट हो गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग बायस्ड ट्रेड लेंगे, नीचे से पुट सेल करेंगे और जैसे मैंने आज स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करने के लिए कहा, इस तरह के आपको प्राइस दिए जाएंगे और वो आपके स्टॉप लॉस प्राइस होंगे। ठीक है, वहां पर हम लोग पोजीशन को काट के निकलेंगे और दोबारा कोई पोजीशन लेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेंगल में कन्वर्ट नहीं करेंगे अगर अपसाइड मोमेंटम मिला। उसके कारण क्या है, हम लोग किसी दिन जब स्ट्रेंगल को बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब इंट्राडे प्राइस एक्शन पे आते हैं। 5 मिनट का समय लगाइए। अब देखिए, ये कल की गिरावट है, कल का हाई, कल का लो, कल की क्लोजिंग। ठीक है, कल का हाई और कल का लो और कल की क्लोजिंग, ओपन प्राइस भी उसी के आसपास ही रहा। अब सबसे पहली बात आप लोग पूछिए लास्ट ट्रेड कि 41,200 का पुट क्यों सेल किया गया है। जो आज हम लोग करके गए हैं लास्ट में, वो क्यों करके गए हैं, इसलिए करके गए हैं कि कम से कम कल हम लोग मॉर्निंग में इस 41,200 की पुट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे।
ये लगभग लगभग तय लगता है अगर सही चीज़ें रहीं तो। देखिए, हो सकता है कई ट्रेडर्स मैसेज कर रहे थे कि नेस्डैक काफ़ी डाउन है और डाउ जहाँ जाने कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जो भी हो, मैं कल की बात कर रहा हूँ। अपने बाजार को देखकर हम लोग डिसीजन लेते हैं तो अपने बाजार में ही गलत और सही साबित होंगे, दूसरे के मार्केट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, प्राइस एक्शन पे बिलीव कीजिए, बाकी किसी चीज़ पे बिलीव मत कीजिए, ना तो किसी एनालिस्ट पर, मुझ पे भी नहीं। अगर आप देखिए, लर्निंग के लिए है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है ना सर, आपको यहाँ रिक्त रहना होता है। रिक्त होने का मतलब समझते हैं कि कहीं भी आपने कभी भी कुछ सीखा भी है या थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो उसको माइंड से हटा कर बैठिए। कोशिश कीजिए कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ उस पर ज़्यादा भरोसा किया जाए और 3 महीने तक ये करके देखिए, फिर जो रिजल्ट्स मिलेंगे फिर आप कंपेयर कीजिए। कुछ ट्रेडर्स का क्या होता है, नया नया ज्वाइन करते हैं और थोड़ा बहुत पहले से कहीं सीखा होता है तो उनके माइंड में पहले रहता है कि कुछ सीखा। देखिए, गुरु परंपरा का एक बहुत सनातन सिद्धांत है, बहुत पुराना सिद्धांत है क्या, कि अगर आपको किसी से कुछ भी सीखना है तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। बस वहाँ पर एक ही चीज़ आती है कि आप कितना खाली होकर जाते हैं, कि कम से कम कोई आपको भर तो पाए। और आप पहले से ही भर कर जाएंगे और ये सोचेंगे कि मुझे सब आता है तो वो आपको बहुत तकलीफ देगा। ठीक है, हो सकता है आप महीने भर इसी कंडीशन में लगे रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ और ये कर रहे हैं तो कंपैरिजन, और उसमें मेरा कुछ नहीं जाना है। आप लोगों को तकलीफ होगी खुद के प्राइजेक्शन से, किसी के प्राइजेक्शन को। मेरे कॉन्सेप्ट अलग हैं, यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। कोई इस तरह से ट्रेड नहीं करता है। इतना लॉजिकल कौन आपको बताने वाला है। जैसा प्राइस है, कोई इंडिकेटर नहीं लेना है, डायरेक्ट ट्रेड करना है। और इन चीज़ों तक पहुंचने तक भाव धीरे धीरे, मैं बार बार कहता हूँ, भाव धीरे धीरे महीन होता है। आज आप 2 घंटे 4 घंटे के प्राइस को समझ पाएंगे, कल आप 10 15 20 मिनट के मूवमेंट को भी समझ पाएंगे। और कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कुछ भी, प्राइस में कुछ बदलता नहीं है। जिस तरह डब्ल्यू पैटर्न ने आज ब्रेकआउट किया, अगर वीकली टाइम फ्रेम होता तो वीकली टाइम फ्रेम के यही टारगेट आपके 120 130% तक रहते हैं। 120 30% तक चलता है, डबल हो जाते हैं स्टॉक आसानी से इसी डब्ल्यू पैटर्न से। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन होता है। पोजिशनल लीजिए 1.5 साल 2 साल के लिए, मैं जाने कितने ही स्टॉक्स इस तरह से देता हूँ। तो देखिए, प्रीवियस डे हाई के पास हम लोगों ने जाके क्लोज किया, इस वजह से हम लोग 41,200 का पुट सेल किए। 41,200 का ही पुट क्यों सेल किए? देखिए, आज का डे लो क्या है, ये रहा 41,208। माना क्या जाता है, जो मैं आपसे कहता हूं उसको सुनिए। कंसोलिडेशन के बाद अब हम लोग दोबारा इस कंडीशन में पहुंच रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग किसी अप ट्रेंड में चले जाएं। अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि भाव एक रैली दे, फिर धीरे से नीचे गिर के आए, फिर ऊपर जाए और अगले हाई को ब्रेक करे। जैसे अभी तक डाउन ट्रेंड था, नीचे आता था, थोड़ा ऊपर जाता था, गिर के एक नया लो बना देता था। अब ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिर के आएगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, इसी तरह से ऊपर चलेगा। ये अप ट्रेंड होगा। तो अप ट्रेंड में जब भी प्राइस होता है तो एक पैटर्न पे हम लोगों ने प्रीवियस जितना भी भाव ऊपर गया ना, 35-36 हज़ार से चल के 44 हज़ार तक गया, तो हम लोगों ने कितना वहां पर पैसा कमाया इस पैटर्न पे। अब दोबारा शुरुआत हो रही है। अगर ये 42,000 के ऊपर भाव निकल गया तो हम लोग दोबारा से इसी प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज करने वाले पैटर्न पे जाने कितने ही सेशंस में बीटीएसटी करेंगे और पैसा ले जाएंगे। जाने कितने ही सेशंस ऐसे आने वाले हैं। कैसे? अभी जब तक बाजार सेल किया, देखिए कौन सा भाव कब कौन सा प्राइजेक्शन काम करेगा, ये हम लोगों को ही समझना होगा। डाउन ट्रेंड में कभी भी यूज नहीं करेंगे। जब से डाउन ट्रेंड में मार्केट है, मैं कभी भी प्रीवियस डे हाई पे एक ट्रेड आपको कराया हूं तो बोलिए। अब कंसोलिडेशन के बाद जब इस कंडीशन में मार्केट पहुंच रहा है कि अब कुछ स्थिरता दिखती है, कि स्थिर हो गया है भाव और अपसाइड मोमेंटम की संभावना दिखती है, तो मैं इस पैटर्न पे फिर आ गया हूं। और शुरुआत में मैंने पहले दिन इसको कैच करने की, आज फर्स्ट डे है। अब आने वाले समय में अगर सही हुआ, 42,000 के ऊपर प्राइस निकल गया, तो फिर बार बार यही पैटर्न मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए। गिरावट के बाद फिर से यही, गिरावट के बाद फिर से यही, और हर बार हम लोग नीचे से पुट शॉर्ट करेंगे और करंट डे लो का ही करेंगे और हर बार प्रॉफिट लेकर जाएंगे। देखिए क्या होता है। प्रीवियस डे हाई समझिएगा ध्यान से, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं होगा। अगर पहले से बाजार कोई मोमेंटम में है कि 10 रुपए से चल के 20 हुआ, 20 से चल के 30 हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर 40 हुआ। अब मान लेता हूं कि कल 12 बजे ये 40 रुपए पर आया था, 12 बजे, ठीक है, 40 पे आया था। फिर 12 बजे के बाद क्या हुआ, गिरावट होने लगी कल के सेशन में और प्राइस को ला कर खड़ा कर दिया गया है 35 के प्राइस पे, 35, और यहीं आके क्लोज भी किया। आज फिर जब प्राइस ओपन हो ना तो 36 पे ओपन हो, 35 पे कल क्लोज किया, 36 पे ओपन हो, और फिर गिरावट होने लगे। गिरावट होते होते प्राइस 34 तक आ जाए और यहीं रुका रहे, फिर रुक जाए
और 1-1:30 के आसपास चले, और आज जब बंद होने का समय आए बाजार का तो ये 40 के आसपास 39.50, 39.60 या 40 इस तरह से जाके क्लोज करे। इसका मतलब क्या है, कल जो हाई बना था प्रीवियस डे हाई, पिछले दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था, उच्चतम स्तर, पीक पॉइंट, वहां से गिरावट, सेलर ने सेल किया। और किस बाजार में सेल किया? जो पहले से अप ट्रेंड में है उस बाजार में एक सेलर ने सेल करने की कोशिश की है। लेकिन अप ट्रेंड मार्केट में मतलब बायर स्ट्रांग, बायर स्ट्रांग मतलब किसी भी पुल बैक पे खरीदारी होगी। वो पुल बैक मिला कल के दिन, आज कंसोलिडेशन के बाद बायर ने फिर से प्राइस को पहुंचा कहां पर दिया, 80, मतलब एक नया हाई 40 पहुंच गया। 40 क्या, प्रीवियस डे हाई के पास क्लोजिंग, मतलब कल के सेशन में कुछ ना कुछ हम लोगों को पैसा जरूर मिलेगा, कोई अपसाइड मोमेंटम होने की संभावना है। लेकिन इसी चीज को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके इंडेक्स में ट्रेड करता हूं। ट्विस्ट कैसे करना है? ट्विस्ट ऐसे करना है कि जिस तरह से मैंने प्राइस को हमेशा ही समझा वो क्या था, आप लोगों ने प्रीवियस जो लोग रहे होंगे वो लोग जानते हैं कि अब ट्रेंड में हम लोगों ने इस तरह से खूब पैसा कमाया। क्या ये पिछले दिन का हाई है, मान लेता हूँ, ध्यान से देखिए, ये पिछले दिन का हाई है 100, ठीक है। प्राइस आज गिर के आया है 90, कल के सेशन में ओपन होता है यहाँ पे 92 पे, फिर 92 से गिर के आता है 91 और यहीं कंसोलिडेट करता है, फिर जाके क्लोज कर देता है 99। तो नियर बाई प्रीवियस डे हाई, लगभग देखिए, एक्यूरेट नहीं कि 100 तो 100 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। 99 50 है, 99 101 है, 100 रुपया 50 पैसा है, आसपास का प्राइस होना चाहिए। प्रीवियस डे हाई के नियर क्लोज करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कल जिस सेलर ने जितनी बिकवाली की ना, आज आखिर तक बायर ने उस पूरी बिकवाली को काटकर ऊपर के भाव पे क्लोजिंग दी है। अब अगर ये बायर स्ट्रांग है, और बायर स्ट्रांग होने की मैक्सिमम संभावना कब होती है, तो मैंने पहले ही कहा प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बायर स्ट्रांग है तो कम से कम अपसाइड रैली ना भी दे पाए तो क्या करेगा बताइए, अपनी आज की खरीदारी के लो तो सेफ करेगा ही। जहां से खरीद कर उसने 99 के पे क्लोज कराया, अगर वो स्ट्रांग नहीं भी हुआ, कल के दिन मान लीजिए सेलर फिर से सेल करने लगता है, तो कम से कम बायर इतना करने में तो सक्षम होगा ना जो पहले से मजबूत था, क्या कि वो आज का जो डे लो बना है, प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कराया है, और आज का जो डे लो बन गया है, आज का जो न्यूनतम स्तर था जहां से खरीदारी करके भाव दोबारा 99 पे क्लोज करा रहा है, वो डे लो तो कम से कम सेव करेगा ही। तो मैं क्या मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं इसी कंडीशन में अगर ये आज का लो लगा है मान लेते हैं 96, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं अपसाइड मोमेंटम तो देखूंगा ही नहीं, मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मिलता है कई सेशंस में मिलता है, लेकिन मैं सेफ साइड जाऊंगा, मैं 96 का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। क्यों? मेरा मानना है कि कम से कम बाजार इस 96 के नीचे तो नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपसाइड मोमेंटम होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाजार गिरेगा नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कल के सेशन में 96 के नीचे नहीं आएगा, आज का जो डे लो है उसके नीचे नहीं आएगा, बस मैं प्रॉफिट में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गिरावट नहीं होगी, थोड़ी बहुत गिरावट की भी संभावना है, ये नहीं कह रहा हूं कि चल कर ही जाएगा, कंसोलिडेशन भी हो सकता है कि कल के दिन पूरे दिन प्राइस यहीं बना रहे, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, गैप अप करे या गैप डाउन करके ऊपर आ जाए। मेरा कहना बस इतना है कि आज का जो डे लो लगा 41,200, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस इसी वजह से आपने क्या किया, 41,200 का पुट ऑप्शन सेल किया है। अब 41,200 का पुट ऑप्शन सेल करने का मतलब क्या होता है, तो जब हम लोग सेलिंग पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था, आने वाली एक्सपायरी 16 फरवरी को बाजार का भाव 41,200 के नीचे ट्रेड किया, तो मैं 41,200 के पुट ऑप्शन बायर को, जो मुझे इसका पर्टिकुलर प्रीमियम दे रहा है, इस सौदे का प्रीमियम मुझे दे रहा है, मैं उस बायर को पूरा जितना नीचे क्लोज किया, 41,100 तो 100 पॉइंट प्रॉफिट, 41,000 तो 200 पॉइंट प्रॉफिट, 40,900 तो 300 पॉइंट प्रॉफिट, उतना पैसा उसको पॉइंट्स में देने को तैयार। तो मैंने सौदा क्या देखकर दिया है, प्राइस एक्शन देखकर किया है, तो मेरे सही होने की संभावना भी है। अब मैं किन किन कंडीशंस में यहाँ पे प्रॉफिट में होऊंगा, मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि 41,200 के नीचे आएगा तो पैसा दूंगा, 41,200 के ऊपर रहा तो कोई पैसा नहीं दूंगा, जितना प्रीमियम था वो भी ले लूंगा। कल का सेशन बचा है, एक सेशन, नेक्स्ट सेशन एक्सपायरी है, 2 दिन में अगर भाव 41,200 के नीचे नहीं आ पाया ना, तो मैं सेलर से वो भी, बायर से वो भी पैसा ले लूंगा, जितना प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है 41,200 में देख लेते हैं,
₹72 के आसपास प्रीमियम, ठीक है। अब अगर प्राइस कल के दिन यहीं पे रुका रहे तो एक्सपायरी कब है? नेक्स्ट सेशन में, मतलब लगभग ये टोटल प्रीमियम का हाफ हो जाएगा। 30 के आसपास इसमें वैल्यू रह जानी है, 35 के आसपास। अगर नेक्स्ट सेशन में यहां तक गिर के भी आ जाए, 41,200 तक आ जाए एक्सपायरी तक, 16 फरवरी तक, फिर भी ये जीरो हो जाना है। और मैं तो सिर्फ कल का वादा कर रहा हूं, मैंने तो सिर्फ कल का प्रॉमिस करा है। तो कल भी अगर रुक गया तो भी इसमें से ज़्यादा पैसा तो ले ही जाऊंगा, और अगर ऊपर चला गया तो पूरा ले जाऊंगा। फिर ये तो सेफ, जितना दूर जाएगा उतना सेफ हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग मार्केट कंडीशन को अपने हिसाब से, जैसा हम लोग सोच पाते हैं उस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये सौदा करना कि अप साइड मूवमेंट ही होगा, तो मैं क्या करूंगा, 41,600 का पुट ऑप्शन बाई करूंगा, कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। तो ये इस सौदे में अब मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है बताइए। अगर कंसोलिडेशन तो भी मैं लॉस में, थोड़ा सा नीचे तो भी मैं लॉस में। तो मैंने एक बहुत अच्छा सा सौदा किया क्या, कि आज के बायर कम से कम अपना डे लो तो सेव करेंगे। मैं उन्हीं पे बिलीव कर ले रहा हूं कि आप अपना डे लो सेव कीजिए, और मैं इसी चीज पे बिलीव कर रहा हूं। आपने जहां से खरीदारी करके भाव को यहां तक ले जाया है ना, कल के बिकवाल को पूरा आपने काटा। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बना है, ठीक है। ये डे लो आज सेव किए गए थे, ये कंसोलिडेशन चल रहा था, ये 41,300 का प्राइस था। जब इस कंसोलिडेशन में मैंने आपको यहीं पर बता दिया था अब ये ब्रेकआउट हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, बहुत संभावना थी, और वो हो गया। तो ये बायर कम से कम अपना डे लो सेव करेगा, और मैं उसी को प्ले कर रहा हूं। मैं अपना पैसा कहीं नहीं लगाता। देखिए जिस बायर ने इस सेलर की, सोचिए 41,600 से लेकर 41,200 ही मान लेते हैं, 400 पॉइंट की बिकवाली है कि नहीं है। जो बायर इस 400 पॉइंट की बिकवाली को काट रहा है, सोचिए कितना पैसा लगा रहा होगा। तो मैंने क्या अपने पैसे के पीछे कोई पैसा लगाया? मैं इस बाजार को चला सकता हूं क्या? नहीं, कोई दूसरा तो चला सकता है। कौन चला सकता है? जो चार्ट को चला सकता है वही इस बाजार को चला सकता है। चार्ट में एक कैंडल के 5 मिनट के, इवन 1 सेकंड के फॉर अप एंड डाउन के लिए भी पैसा लगता है सर। या तो डालना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए पहले से पैसा होना चाहिए। तो पैसा क्या मेरे पास है? इतना नहीं है, उनके पास है जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल ये 400 पॉइंट की बिकवाली करने में जाने कितने करोड़ों पैसा लगा हो सर। FIADI का डेटा उठाकर देखिए, मैं तो देखता नहीं हूं अब इन सारी चीजों। अब उसके बाद फिर इस पूरी बिकवाली को काट देना, फिर से किसी का पैसा लगा होगा। तो मैं खुद के खरीदारी पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा, मैं सामने वाले बड़े बड़े खरीदार पे बिलीव कर रहा हूं, और उसके सही होने की संभावना कहीं ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा, हम लोग बायर और सेलर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, उनके पद चिन्हों को पहचानते हैं, और उन्हीं पर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इन पद चिन्हों को पहचानने में हमारा डिसीजन कैसा होगा, डिफेंसिव या एग्रेसिव? तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए? डिफेंसिव। तो हम लोग डिफेंसिव प्ले करते हैं क्या, कि मैं यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम होगा, लगता भी है, होने की संभावना भी है, लेकिन मैं दूसरी तरह से प्ले कर रहा हूँ। मैं 41,200 का पुट सेल करूंगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि डाउन साइड गिर भी सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 41,200 के नीचे नहीं आएगा। अब मैंने उसी चीज को थोड़ा सा घुमा कर कहा है जहां पर मेरे सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखिए एक स्तर तक गिरावट मेरे फेवर में है, 500 पॉइंट तक की गिरावट भी मैं झेल सकता हूं, एक कंसोलिडेशन में भी मेरा पैसा बनेगा, अपसाइड मूवमेंट में भी बनेगा। मतलब सिर्फ एक कंडीशन में लॉस है, अनलिमिटेड गिरावट। एक लिमिट के बाद भी बाजार गिरता है, उसी कंडीशन में मेरा लॉस है, बाकी कोई लॉस नहीं है। ठीक है। अब एक चीज और रह गई प्राइस एक्शन से, ठीक है। देखिए वही फिबोनाची की क्या, कि 50% मेजर पैसा जब यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा था ना इस जगह पर, तो ये प्रीमियम 41,300 चल रहा था, 259.60 के आसपास था। फिर यहाँ पर इसके हाई लगे थे 300 के प्लस के, 305 304 इस तरह से। यहाँ पे एक बार मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचा, फिर निकला, फिर दोबारा जब हाई ब्रेक हुए फिर से एंट्री किया। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए मूवमेंट स्लो है, ठीक है। मूवमेंट कहाँ से आया है? यहाँ से। अब ये जो मूवमेंट आया था ना, ये किस प्रभाव से आया था वो समझने की बात करते हैं। और मैंने क्या कहा, प्राइस खुद को रिपीट करता है। तो देखिए 100 से बेचने की शुरुआत कीजिए और किसी भाव को 0 पर ले आइए, मतलब सेलर ने पूरा बेच दिया। ये 100% मानने की बात होती है कि पूरी क्वांटिटी को मैं 100, अब ये 100 कोई भी मान सकता हूं। जैसे
एक भाव यहाँ पर मान लेता हूँ, एक भाव चल के जाता है 10 रुपए से 1000 रुपए तक, ठीक है, और 1000 से गिरावट होती है 900 तक। तो अगर मुझे 100% को कंसीडर करना है तो इस 100 पॉइंट को भी मैं 100% में कंसीडर कर सकता हूँ। ये 100 पॉइंट की बिकवाली मेरे लिए 100% के बराबर है। ये 100 पॉइंट ही मेरे लिए 100% है। इसी तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि जैसे 100 रुपए की कोई चीज़ थी और गिरकर 0 तक आ गई। अब इसमें कोई संभावना दिखती है बाइंग की? नहीं दिखती, पूरा तो गिर ही गया। अगर लेकिन दोबारा से जाके बायर इसको ऊपर ले जाए और पूरी 100% बिकवाली का लगभग लगभग 60% काट दे, मतलब पहले तो 50% काटा है, आधी बिकवाली काट दे, उसके बाद 10% और काट दे, इसका मतलब क्या है, अब बायर ने पूरी खरीदारी का आधे से अधिक हिस्सा काट दिया है। अब बायर कहीं ना कहीं ऊपर जाने की संभावना रखता है, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। इसी चीज को फिबोनाची में हम लोगों ने देखा, क्या यहां पर जो मोमेंटम था, ध्यान से देखिए। अब मैं पूरे प्राइस में यहां से यहां तक के मूवमेंट को क्या मान सकता हूं, 60%, 100%, कि 41,600 कल के डे हाई से आज के कल के डे लो तक, यही अभी तक लो है, यहां तक जो गिरावट हुई इसको मैं 100% मान रहा हूं। और जैसे ही इस 100% का 60% के अबव प्राइस निकलेगा, 60% अगर खरीदार इसका पूरी बिकवाली का खरीद ले जाए, फिर उसके ऊपर निकले, इसका मतलब क्या है, अब बायर कहीं ना कहीं पूरा कवर करेगा, ये बाकी का 40% जो है ना वो भी खरीद ले जाएगा, क्योंकि आधे से अधिक तो खरीद लिया है। इसी को टेक्निकल्स में हम लोग फिबोनाची में यूज करते हैं। देखिए यहां पे आइए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल गया। पहला क्लिक, देखिए रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना है ना, तो पहला क्लिक हाई पे किया, हाई टू लो, लो क्या लगा है, ये देखिए नीचे लो लगा है, उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये लो लगा है, ये 100%, देखिए ये 0 है और ये पूरा आपके लिए 1, 0 to 1 आपके लिए 100% हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 0.618 और ये 0.5, ये आधी बिकवाली काटना हुआ, और ये पूरी 61.8% टेक्निकल्स में लिखते हैं इसको, 61.8% आप इसको कह सकते हैं। ये प्राइस क्या है, 41,470। देखिए प्राइस यहाँ पे पहुंचा, एक डोजी का बड़ा फॉर्मेशन किया, 50% से बाइंग उठाया, देखिए जैसे ही हाई ब्रेक हुए फिर ये मोमेंटम मिला। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा था कि प्राइस खुद को कहीं ना कहीं रिपीट करता है किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर। आज 60% को काट कर पैसा बनाया है ना। अब जरा आवरली टाइम फ्रेम पर आइए, प्राइस को छोटा किया जाए, प्राइस नीचे आने के बाद एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन, अब ये चौथा। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, कब होगा, तीसरी या चौथी बार में होगा। पहली चीज की चौथी बार ये प्रयास कर रहा है तो सफलता की गारंटी लगती। दूसरी बात, फिबोनाची को उठाइए। अब मैं ये 43,080 से जो गिरावट हुई और ये हुई 39,400 को, अब मैं इसको 100% मान के देखूंगा कि क्या हुआ है। क्लिक कर दे रहा हूं, देखिए 61.8 लेवल के पास, मतलब जितना सेलर ने बेचा था 43,000 से लेकर 39,400 तक, प्राइस कहां पे रुका है। देखिए पहले 50% पूरी बिकवाली का 50% काट लिया, और जब 60% बिकवाली को काटने की बारी आई है ना, तो यहीं पे 50 और 60 के बीच में खड़ा होके, इसी जोन में खड़ा होके खरीदारी कर रहा है। अब अगर ये ब्रेक होता है तो पूरा मूवमेंट कहां तक जाने वाला है, कम से कम यहां तक तो जाने वाला है। पहला टारगेट क्या होगा, 42,200, 42,284, 300 मान लेते हैं राउंड फिगर। मेरा पूरा टारगेट 42,700 के अबव रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बाजार को देखेंगे। चलिए मैक्सिमम चीज़ें मुझे लगता है क्लियर होंगी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।